हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम बात करते हैं अपने छोटे से गार्डन के सुंदर से पौधों के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपने टेरेस गार्डन पे विंटर्स में पत्तेदार सब्जियां ग्रो करी थी, तो अब समर का सीज़न आ गया है तो इसमें भी हम पत्तेदार सब्जियां कुछ ग्रो करेंगे, जिसमें पहले नंबर पे है चौराई का साग, हरी चौराई का साग। और आज इस वीडियो में हम इसी चौराई के साग के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हम इसको सीड से ग्रो बहुत ही इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं और इससे अच्छी हार्वेस्टिंग कैसे पा सकते हैं। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसका यूज करके आप अपने घर पे ग्रो बैग में चौराई के साग को बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम चलते हैं ये चौराई के जो साग होते हैं हरे वाले, उनके सीड्स लगाने के लिए। तो सबसे पहले मिट्टी हमने बना करके पहले से रख ली है। आप देख सकते हैं मैंने ये जो स्क्वायर शेप में होते हैं ग्रो बैग, उसी में मैंने मिट्टी फिल कर ली है। और एक दिन पहले जो सबसे ज़रूरी काम है वो ये है कि मिट्टी को पूरी तरीके से बहुत ही अच्छे से गीला कर देना है। इतना पानी दे देना है कि नीचे तक इसकी मिट्टी एकदम से गीली होनी चाहिए, ताकि दूसरे दिन हल्का हल्का नमी उसमें बना रहे। और उसके बाद से हमें सीड्स लेना। सीड्स आप कहीं से भी ले सकते हैं, किसी लोकल मार्केट से भी अपने ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी आप इसे मंगा सकते हैं। उसके बाद से मिट्टी में हमें इस तरीके से उसको खुरपी की मदद से खुरीदना है, मतलब हल्का हल्का ऊपर से बस मिट्टी को खुरीद लेना है, जिससे कि ऊपर ही ना रहे सीड्स जो हम डालें। क्योंकि जब तक हम इस मिट्टी को ऊपर नीचे ऐसे खुरीदेंगे नहीं तब तक इसमें पूरी तरीके से सीड्स मिलेगी नहीं। तो इस तरीके से हम सारी मिट्टी को, मतलब 3 ग्रो बैग में मैं लगा रही हूँ ये चौराई के साग वाले सीड्स, तो मैंने तीनों में इस तरीके से मिट्टी को ऊपर नीचे कर दिया। अब हम सीड्स लेंगे, सीड्स को बस ऐसे ही स्प्रिंकल कर देना है जैसे मैं कर रही हूँ। इसमें कोई भी आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको ऐसे ही स्प्रिंकल कर देना है। और सीड्स आपको अच्छी क्वांटिटी में लेना है, मतलब ज़्यादा मात्रा में लेना है, तभी ये जो सीड्स होते हैं पूरे अच्छे से ये स्प्रिंकल हो पाते हैं। मेरे में थोड़ी सी कमी हो गई थी, मतलब मैंने थोड़ा सा ही सीड्स लिया था और तीनों में स्प्रिंकल कर दिया था, तो थोड़ा कहीं कहीं मेरा रह गया। आगे मैं आपको दिखाऊंगी वो चीज़ कि कहाँ मेरा छूट गया है। सीड्स जो मैंने उसको स्प्रिंकल नहीं किया, तो इस तरीके से आपको बस उसी मिट्टी को, जो हमने मिट्टी खुरीदा था उसी मिट्टी को बस हल्के हाथों से ही मिला देना है। उसके बाद से हल्का हल्का उसमें पानी दे देना है, ज़्यादा नहीं पानी देना है, क्योंकि पानी हमने ऑलरेडी एक दिन पहले देकर मिट्टी को पूरी तरीके से गीला कर दिया। और 1 हफ्ते बाद आप देख सकती है कि ये कितने अच्छे से जर्मिनेट हो चुके हैं। जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो बहुत ही जल्दी जर्मिनेट होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सीड्स थे वो थोड़े से कम थे तीनों ग्रो बैग के लिए, तो मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, जिसमें मैंने थोड़ा दूरी दूरी पे स्प्रिंकल कर दिया और कम ही सीड्स थे तो इसलिए मैंने पूरे में ही डाल दिया। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं बीच बीच में कहीं गैप्स बन चुके हैं, तो वहाँ मैं बाद में भी सीड्स स्प्रिंकल कर सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। इसमें आप बाद में भी इसमें बस यही डिफरेंस होगा कि ये थोड़े पहले बड़े हो जाएंगे और जो खाली जगह पे अगर मैं सीड्स लगा रही हूँ तो वो थोड़े बाद में जर्मिनेट होंगे, उनकी लंबाई या फिर उनके मतलब हार्वेस्टिंग का टाइम थोड़ा सा बाद में होगा। तो बस यही डिफरेंस है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कहीं गैप्स हैं तो फिर से आप सीड्स को स्प्रिंकल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से ये जर्मिनेट हुए। बस साइड साइड में जो छूट गया था जहाँ पे मैंने सीड्स स्प्रिंकल नहीं किए थे, बस वही जगह खाली है बाकी, और ग्रोथ इसकी बहुत ही अच्छी हो रही है। और कभी कभी एक प्रॉब्लम आती है कि सीड्स हम साथ में लगाते हैं बट वो जर्मिनेट थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, मतलब किसी की ग्रोथ ज़्यादा होती है। जैसे आप देख सकते हैं इस ग्रो बैग में मेरे ये जो चौराई की साग है उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, बट उन 2 ग्रो बैग्स में थोड़ी कम है ग्रोथ। तो इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही ग्रोथ उनकी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो ये कभी कभी इसमें प्रॉब्लम होता है चौराई वाले साग में, अगर आप इसके सीड्स लगाते हैं। चौराई के साग को लगाने का जो सही समय होता है वो मार्च से लेकर के गर्मियों में आप कभी भी इसके सीड्स को लगा सकते हैं। सीड्स लगाने के 1 हफ्ते के अंदर ही ये सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे और 25 से 28 दिन के अंदर आपको पहली हार्वेस्ट इसकी मिल जाएगी। इसमें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये गर्मियों वाला सब्जी है तो इसलिए इसमें पानी की ज़रूरत बहुत होती है। जितना आप इसमें नमी बना कर रखेंगे ये हरा भरा रहेगा, तो इसलिए हमेशा आप इसमें नमी बना कर रखें। दोनों टाइम पे पानी दें, अगर बहुत तेज़ धूप हो रही है तो आपको दोनों टाइम पानी देना है, अदरवाइज़ आप
शाम को भी देते हैं तब भी चलेगा। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में मैंने 20% गोबर की खाद मिलाई है और मिट्टी इसकी रेतीली होनी चाहिए, मतलब कि इसमें ड्रेनेज होल ऐसा बना करके रखें कि पानी इसमें नहीं रुकना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें नमी बनी रहनी चाहिए बट पानी नहीं रुकना चाहिए, तो इसलिए मैंने 30% के करीब इसमें रेत यानी बालू भी मिलाया है, क्योंकि मेरे वहाँ मिट्टी चिकनी मिलती है तो इसलिए हम हर सारी मिट्टी में रेत ज़रूर मिलाते हैं। तो अगर आपकी मिट्टी रेतीली है तो आप रेत को अवॉइड भी कर सकते हैं, बट मिट्टी ऐसी बनाएं कि उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। और गर्मियों की जो सब्जियां होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा है जो मिलीबग्स होते हैं, उनका अटैक होता है, चींटियां लग जाती हैं। तो इस केस में आपको मिट्टी जब बनाएं आप तो उसमें एक मुट्ठी नीम खली या फिर 1 चम्मच के करीब हल्दी ज़रूर मिलाएं, जिससे कि फंगस वगैरह ना लगें, मिलीबग्स ना लगें। अगर लगते भी हैं तो उसका भी ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। बट मिट्टी बनाने के टाइम पे आपको नीम खली या फिर हल्दी की कुछ मात्रा ज़रूर मिलानी है। और ये गर्मियों वाली सब्जियां हैं तो ये इनको धूप भी बहुत ही चाहिए होता है, तो इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसको डायरेक्ट सनलाइट मिलती हो, क्योंकि कम जो सनलाइट मिलती है तो इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, पत्ते भी पीले पड़ने लगते हैं। तो इसलिए इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसको पूरे दिन की धूप मिलती हो, डायरेक्ट सनलाइट मिलती हो, क्योंकि सनलाइट की रिक्वायरमेंट इनके लिए ज़रूरी है। इनकी बेस्ट ग्रोथ के लिए आपको इसको डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे ही रखना है। और जैसा कि मैंने बताया कि कभी-कभी इसमें मिलीबग्स या फिर चींटियाँ लग जाती है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको नीम ऑयल लेना है। 1 लीटर पानी में 5 ml के करीब नीम ऑयल लेकर के, अगर आपका जो नीम ऑयल है वो वाटर सॉल्युबल है, मतलब पानी में घुल जाता है, तो आपको इसमें कुछ और मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे ही डायरेक्ट उस पे स्प्रे कर सकते हैं। बट अगर वाटर सॉल्युबल नहीं है आपका नीम ऑयल तो आप उसमें कुछ मात्रा मतलब 5 ml के करीब ही हैंड वॉश या फिर डिश वॉश की भी ज़रूर मिलाएं, जिससे कि पूरी तरीके से पानी में नीम ऑयल मिल जाए। और फिर आपको शाम के टाइम, जैसा कि मैंने बताया आपको, या फिर ट्रांसप्लांट करना हो या कुछ भी करना है, फर्टिलाइज़र वगैरह देना है या फिर ये नीम ऑयल भी आपको अगर देना है, तो शाम के टाइम भी आपको पूरे ये चौराहे के साथ पे स्प्रे कर देना है। अगर एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करने से ये नहीं हट रही हैं चींटियाँ, या फिर जो पत्ते में से कुड़ापन आ रहा है वो नहीं ख़त्म हो रहा है, मिलीबग्स नहीं ख़त्म हो रही हैं, तो आपको हफ्ते में 2 से 3 बार नीम ऑयल का स्प्रे करना है। ऐसा नहीं एक ही बार कर दे, अगर नहीं हट रहा है तो फिर छोड़ देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नीम ऑयल का स्प्रे आपको हफ्ते में 3 बार आप कर सकते हैं, 2-2 दिन के गैप पे आप कर सकते हैं, जिससे कि बहुत ही जल्दी ये हट जाएंगी। क्योंकि जितनी ज़्यादा चींटियाँ अगर लगने लगेंगी तो पत्ते को भी खा जाएंगे और पत्ते में छेद छेद जैसा मिल जाएगा, फिर एकदम पत्ते में सिकुड़ापन आ जाएगा। तो इसकी वजह से आपकी जो हार्वेस्टिंग मिलेगी वो बहुत ही कम मिलेगी और पत्तियां भी एकदम ख़राब होने लगेंगी, क्योंकि ये पत्तेदार सब्जियां हैं तो पत्तियों में ही ये पत्ती वाली ही सब्जियां हैं, तो अगर पत्तियां ही ख़राब मिलेंगी तो क्या फ़ायदा होगा लगाने का। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। हफ्ते में 2 से 3 बार आप नीम ऑयल का स्प्रे करें अगर आपको लग रहा है कि आपकी ये चौराई के साग में कुछ प्रॉब्लम है, चींटियां लग रही हैं या फिर पत्ते खराब हो रहे हैं तो। और अगर ऐसी प्रॉब्लम आपकी ये चौराई के साग पे आ रही है तो उसमें फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, तो फर्टिलाइज़र कोई नहीं देना है, क्योंकि ये मात्र 25 से 28 दिन में आपको इसकी हार्वेस्ट मिल जाएगी। और आपने जो मिट्टी में गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट या कोई भी फर्टिलाइज़र अगर आपने मिलाया है तो वो ही सफिशिएंट है, इसके अलावा कोई खाद वगैरह नहीं देनी है। बस इसमें जो प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट हमें करना है, तो इसको एक्स्ट्रा कोई खाद वगैरह देने की ज़रूरत नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो बस उसका ट्रीटमेंट करना है आपको, ना कि उसमें भर भर के फर्टिलाइज़र देना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भर भर के फर्टिलाइज़र दे रहे रहते हैं, तो ये काम बिल्कुल ही नहीं आपको करना है। फर्टिलाइज़र एक बार हार्वेस्टिंग करने के बाद आपको तब देना है, तो वो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, ना कि आपको कोई वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद देनी है। आप काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके दे सकते हैं, जिससे कि फिर से आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिल सके। तो अब टाइम आ चुका है, 28 दिन के बाद हम आज ये जो हमारा चौराई का साग है उसकी हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छे से ये ग्रो हुए हैं। बस साइड वाले जो ग्रो बैग्स में उनमें थोड़ी सी उनकी ग्रोथ स्लो थी, छोटी थी, फिर भी उनमें भी बहुत अच्छे से हमने उनकी हार्वेस्टिंग की है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पूरी टोकरी जो है वो भर चुकी है। तो इस तरीके से आप अपने घर पे ग्रो बैग्स में चौराई के साग को ग्रो कर सकते हैं।